राणा ऊपर फोकस। शैसी जी आपका स्वागत है जी। नमस्कार। कुछ नाम लोग पहले अलग नाम से पहचानते थे। देखिए, नाम तो बचपन में माता पिता रखते हैं और फिर कर्म के अनुसार उसके नाम की पहचान वो खुद बनाता है आदमी। तो जैसे जैसे काम आपके अच्छे या बुरे होते रहेंगे, वैसे ही आपके नाम के अंदर जो है वो चेंजेस भी आते रहेंगे। तो पहले जो भी पहचान थी, तो हम तो आज प्रेजेंट में जीने वाले आदमी हैं, जो आज पहचान है उसके हिसाब से जिएंगे। पहले नाम की पहचान शेरसी ज्यादातर नहीं देना चाहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देना चाहते। एक्चुअली वो आप कहना जो आप बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ, बट क्योंकि वो चीज़ अभी कोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, तो उसके बारे में फिर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। ये रीज़न है, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। ओके शेरसी जी, कोई भी इंसान है ना, उसके दिमाग में एक जुनून होता है। कोई भी एक चीज को पाने की एक अंदर से एक मशक्कत करता रहता है। बार बार उसकी वही कोशिश होती है कि मुझे यही करना है, चाहे वो कोई भी उसके सामने परिस्थिति आए, लेकिन एक गोल उसका डिसाइडेड होता है। मेरे हिसाब से शेर सिंह जी का पहले से गोल था कि मुझे मेरे हिंदुस्तान के जो हमारे परमवीर चक्री ऐसे राजा थे, उनके बारे में मुझे कुछ करना है। हमारा जो इतिहास है उसके साथ जिसने भी कुछ बदमाशी की है, उसके लिए मुझे कुछ करना है। क्या इसी बात को लेकर आपका तिहाड़, ढाका, कलकत्ता, ढाका, कराची और काबुल, यही रूट उसी वजह से हुआ था? देखिए, 2001 में जैसे कि आपको मालूम ही है, मैं जेल गया और सन 2000 में 2000 में जो कंधार हाईजैक, ये हमारा प्लेन एक कंधार हाईजैक करके ले गए थे। उस समय जसवंत सिंह जी थे फॉरेन मिनिस्टर जी। हाँ, उन्होंने यहाँ पर आके ये डिस्क्लोज़ किया था कि भाई ऐसे ऐसे जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके समाधि के साथ जो है तालिबानी लोग जो है बदतमीज़ी करते हैं, और उनके जो ज़ियारत का मतलब प्रेयर का जो तरीका है वो बहुत ही इंसल्टिंग है इंडियंस के लिए। और उन्होंने एज ए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा आगे ना हो, क्योंकि कि वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, तो इसलिए शायद भारत सरकार तो उस समय कुछ नहीं कर पाई। फिर ये 2000 की बात है। 2001 में मैं जेल गया फूलन देवी के केस में, और फिर जब मैं जेल चला गया तो थोड़ा सा उसमें जेल के उसमें थोड़ा दिमाग मेरा वो हो गया। लेकिन 2002 के आसपास, या बल्कि 3 में कहूँगा, 2003 में एक दिन मैंने अचानक ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आरएसएस वाले जो है बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे इस बात पे अजमेर के अंदर। उनमें अपील करी गई थी कि भाई, अखबार में ये था न्यूज़ कि अगर मान लीजिए हमारे हिंदू राजा की समाधि के साथ ऐसे बदतमीजी अफ़गानिस्तान में करी गई, तो हम भी अजमेर के अंदर जो है ख्वाजा जो चिश्ती की दरगाह है, क्योंकि वो सब एक ही, अगर आपको इतिहास का है जानकारी तो वो एक ही चीज़ वो है मसला उनका। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ उनके साथ जो सलूक किया गया था इसकी वजह से, हाँ, तो डिमॉन्स्ट्रेशन हम करेंगे उनके दरगाह पे। कुछ ने थोड़ा वो भी कह दिया हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे। वो पढ़ लिया मैंने। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गुड़गांव में एक बहुत बड़ी सभा हुई, उसमें जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, उसमें उन्होंने ऐलान करा भाई हम इनकी समाधि को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि ये हमारे पूरे देश की जो है इंसल्ट है। तो जब मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि शायद अब इतने बड़े बड़े लोगों का और इतने बड़े संगठनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो शायद अब कुछ अच्छा होगा और इनके जो हमारी ये इंसल्ट हो रही है ये बंद होगी। इसी दौरान ये न्यूज़पेपर में पढ़कर मेरे साथ, असल में मैं जब जेल में था तिहाड़ में, तो हाई सिक्योरिटी वार्ड में था। तो हाई सिक्योरिटी वार्ड में मेनली बहुत हाई प्रोफाइल जो क्राइम में इन्वॉल्व है, हाँ, क्रिमिनल्स तो क्या बोलेंगे, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जो हाई प्रोफाइल क्राइम में इन्वॉल्व हैं, या फिर टेररिस्ट, उन लोगों को वहाँ पे रखा जाता था। तो ऐसे ही मैंने अखबार पढ़कर उनसे, मेरे साथ 2 तालिबानी टेररिस्ट भी थे वहाँ पे, ताजा खान, गयूर खान। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे आपके यहाँ ऐसे ऐसे हमारे जो हिंदू राजा हैं लास्ट, उनके साथ ऐसे चप्पल वगैरह मार के बेइज्जत करते हैं,
तो ये तो ठीक बात नहीं है और मैं उसको लेकर आऊँगा। तो वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भाई ऐसा आज तक हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ इतने साल से कि कोई वहाँ चला जाए, तो तुम क्या जाओगे, और ये तो हम पठान ही हैं जो वहाँ से आके यहाँ आके कुछ भी कर सकते हैं इंडिया में, और चाहे हम कह रहे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है। ऐसा खुला मतलब आपके सामने जब बैठे होंगे उनके साथ तो बात हाँ, हुई? तो ऐसा उन्होंने मेरे को जवाब दिया। मैंने ताना कहा हाँ, ताना मारा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा मैं लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तिहाड़ से ही निकल जाओ, हमारा वो इतना, वहां तक पहुंचने तो बहुत दूर बात हाँ है। बहुत दूर की बात है, हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारे बंदे नहीं निकल पाते, तो तुम क्या चीज़ हो। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही थोड़े दिन के बाद ही जो है मैं कोर्ट पर पेशी के लिए जा रहा था, तो मैंने मेरे साथ 14-15 पुलिस वालों की गारद रहती थी, तो मैंने उनसे कहा ऐसे ही चलते चलते, मैंने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊंगा और उनकी समाधि को लेकर आऊँगा। तो हंसने लगे, वो हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसा है राणा जी, ये 47 जो है ना दिखाने के लिए नहीं ली हुई है, ये 14-15 आदमियों की ड्यूटी आपके साथ लगी हुई है, ये ऐसे ही नहीं लगी हुई है। तो इन सभी बातों को क्या है कि एक ये जो उन्होंने हमारी मजाक उड़ाई, उससे मैंने एक मतलब उसको बहुत पॉजिटिवली लेके दृढ़ संकल्प लिया कि अब करके ही दिखाना है पूरे देश को, और अपने मतलब ये जो इतने साल से करीब 800 साल मतलब हो ये गया। तो बिल्कुल एक चाटा था जी। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो, पॉलिटिशियन की बात करो, या तो आ, देश की रक्षा के लिए बात करने वाले, मतलब खोखली बात करने वाले, इनके लिए एक बहुत बड़ा चाटा था ये तो, कि खुद जाए और वहां जाके हिंदुस्तान में जेल तोड़कर आदमी बाहर जाए, बाहर निकल जाए उनके सिकंजे से, जो AK-47 जो मतलब खाली दिखाने के लिए नहीं, चलाने के लिए थी, वहां से सीधा अफगानिस्तान पहुंच जाए। ये मतलब बिल्कुल चाटा था ये तो। देखिए, जब मैंने एक संकल्प ले लिया कि भाई अब जाना ही है, तो कुछ प्लानिंग्स बनाई। पहली प्लानिंग फेल हो गई किसी कारणों से, और फिर सब लोगों का, कई लोगों का मतलब आशीर्वाद कह लीजिए, ईश्वर की कृपा कहिए, फिर प्लानिंग सक्सेस हुई। जेल से भी ऐसे प्रभु ने निकलवाया कि कोई उंगली भी मतलब सुई भी नहीं छुई, और किसी बिल्कुल को फिल्मी प्लॉट जैसा हाँ बनाया हाँ, था जब आपने। जिस समय भागा था तो आप सभी के न्यूज़ चैनल्स में पहले एक दूसरे चैनल्स में कई में न्यूज़ में मैं देखता था, जब बाहर जाके न्यूज़ देखी तो उसमें पहले सॉन्ग चलता था कालिया फिल्म का कि आज पंछी उड़ जाएगा, और फिर वो बताते भाई शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार। तो वो एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एस्केपिंग है तिहाड़ की, लेकिन हमने उसको कभी मिसयूज़ नहीं करा। देखिए, एस्केप हुए लेकिन देश के समाज के लिए, काम के लिए हुए। ऐसा नहीं है कि हमने बाहर जाकर किसी से जो है गलत काम, मतलब गलत ये काम किया हो। ये स्टोरी को आगे हम चालू रखेंगे। मेरा सीधा सवाल आपको ये है शेर सिंह जी, कि अचानक तो ऐसा शातिर दिमाग बनेगा नहीं। फूलन देवी का मर्डर, वो भी एक अलग हादसा है, उसके पीछे का इतिहास भी कुछ अलग है, बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो भी अलग है। लेकिन शेर सिंह बचपन से ही शायद ऐसी कुछ वारदातें करने में मशहूर होंगे, तभी जाके यहाँ तक ये बात पहुंची होगी। बचपन का कोई ऐसा किस्सा मैं सुनना है आपसे। देखिए, बचपन में ये तो मैं नहीं शातिर शब्द तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने लिए बोलना, और शायद मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि शातिर नहीं है, लेकिन ये कहिए कि हम एक एक्टिव मैं अंग्रेजी पर्सन। यूज करूं, लोग अंग्रेजी से बहुत शार्प माइंडेड। ओके, शार्प नाउ इट इज माइंडेड, ओके, हाँ नाउ फाइन। इट इज़ ओके। हाँ, तो शार्प माइंडेड तो देखिए तो ईश्वरीय देन होती है। शार्प माइंडेड तो मैं अपने आप को शायद मान सकता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं आपको बता दूँ, मैं सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में मेरी स्कूलिंग हुई है 1st to 12th, और उसके बाद देहरादून में मेरी ग्रेजुएशन हुई। मेरे जो क्लासमेट थे, हम 100 बच्चे थे, उसमें से करीब 12 से 13 बच्चे एनडीए में गए थे। आज मेरे ख्याल में कर्नल रैंक पर होंगे सारे के सारे, और कई 5-6 लड़के आईआईटी क्लियर करके गए, कई लड़के 8-10 लड़के जो है एमबीबीएस क्लियर किया उन्होंने। तो बताने का मतलब ये है कि वो जो 100 बच्चे थे उनके अंदर मैं अपने दोनों टाइम जो है स्कूल का हेड बॉय रहा हूँ, 11th में 12th में, वो भी एकदम निर्विरोध, और स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव पर्सन थे, पढ़ाई में भी बहुत ठीक ठाक था।
तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर जैसे एनडीए या एमबीबीएस या जो आईआईटी है वो भी मैं भी उसको क्रैक कर सकता था बहुत इजीली, और शायद आज जो शेर सिंह आपके सामने बैठा हुआ है, आज कर्नल शेर सिंह राणा बैठा होता, क्योंकि देखिए देश की सेवा तो हमें करनी थी। आपने ये बताया कि निर्विरोध हेड बॉय आप बन गए थे, ऐसे तो नहीं बनता कोई सीधा साधा बच्चा तो हेड बॉय निर्विरोध नहीं होता। नहीं, ये हाँ, कहीं ना कहीं किसी को खोपचे में ले जाके नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो कभी कभी क्या है कि मेरा नाम सुन के भाई शेर सिंह राणा ऐसा सोचते हैं कि बहुत लंबा धिड़ंगा, बहुत ही खूंखार टाइप का पर्सन होगा, बट ऐसा मेरा खुद का मानना है तो कि मैं एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हूँ। कभी भी आज तक लाइफ में कभी किसी को मैंने गलत बात नहीं करी। कोई भी ऐसी जैसे एक आदमी सोचता है भाई ये तो जेल काटने वाला आदमी है कि नशा करता होगा, मैंने आज तक चाय भी नहीं पी, नशा तो बहुत दूर की बात है, अभी आपने खुद ही ऑफ़र की थी तो नहीं पी, तो आज तक चाय नहीं पी, आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरे मुंह से कभी भी आज तक एक शब्द भी गाली का नहीं दिया। लेकिन मेरा एक नियम है कि अगर किसी को गाली देने का गुस्सा आ रहा तो इससे अच्छा उसका सर ही फोड़ दो। हाँ ठीक है, अगर इतना गुस्सा आ जाए कि भाई इसको गाली देनी पड़ेगी तो इससे अच्छा है कि उसका सर ही फोड़ो, अगर इस तरह की नौबत आ जाती है। लेकिन अपनी जबान गंदी करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोगों से हमारा व्यवहार हमेशा ही बहुत ही मिलनसार, इसीलिए सॉफ्ट स्पोकन बच्चे को हेड बॉय बना दिया। यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, शेर सिंह राणा साथी निवात और बीजा तब्बा खानी, एक विराम बाद। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। शेर सिंह जी, जब भी परिचय दिया जाता है दो कॉन्ट्राडक्टरी परिचय होता है। अब स्टेज पे आ रहे, मंच पर आ रहे शेर सिंह राणा जिन्होंने फूलन देवी का कत्ल किया है, और बाद में ये कहा जाता है शेर सिंह राणा जिसको आप जानते ही है, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के अस्थि अफगानिस्तान से लेके आए। ये बिल्कुल दो कॉन्ट्रावर्सियल आइडेंटिटी, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। कोई एक इंसान एक आइडेंटिटी बनती है, लेकिन एक साथ मेरे हिसाब से 2001 से लेके 2008 तक आपने दो ऐसी अपनी पर्सनालिटी बना दी। दिस इज समथिंग डिफरेंट। कभी कभी अपने आप को पूछता होगा ना शेर सिंह बैठ के कि यार ये मैं फूलन देवी का मर्डर के हिसाब से मेरी पहचान सही है या तो अफगानिस्तान में घुस के। जी देखिए, जो पहचान है ना, पहचान तो हमारे हाथ में नहीं है खुद बनानी, पहचान तो आप बनाते हैं। पहचान मीडिया के हाथ में है, पहचान जो है जो समाज के कुछ संगठन हैं उनके हाथ में है। हम तो अपना काम कर रहे। और जो आप फूलन देवी से संबंधित जो बात आपने बताई, देखिए वो उसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत शॉर्टकट में उसको बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है मेरी अपील जो है, तो कोर्ट में मैटर जब पेंडिंग हो तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे उस बारे में। बट जो वो आरोप है, देखिए मेरा तो ये कहना है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, सीधी सी बात है। और जो मेरे इस केस में 12 पर्सन थे, 12 एक्यूज थे, 11 को एक्यूटल किया है लोअर कोर्ट ने, सिर्फ मुझे कन्विक्ट किया है अकेले को। तो अब क्योंकि यहाँ पे केस के बारे में डिस्कशन करना तो कोई समझदारी नहीं है, बट मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट पर कि वो मुझे एक्यूटल करेगी। क्योंकि अगर केस की मेरिट पर जाएंगे, आप फाइल पर जाएंगे, तो केस के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बहुत छोटी सी उसमें बात बता देता हूँ, मेरे जजमेंट में मैं आपको पूरी कॉपी भी दे दूँगा आप कहेंगे तो, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई 3 लोगों ने किया, एक ने फूलन देवी को गोली मारी, एक ने उसके पीएसओ को गोली मारी, और एक आदमी इन दोनों को गाड़ी में भगाकर ले गया। ये नहीं पता लग रहा है कि शेर सिंह ने फूलन को मारा, शेर सिंह ने बॉडीगार्ड को मारा या गाड़ी चला के ले गया। इसलिए मैं इनको आर्म्स एक्ट में बरी करता हूँ। लेकिन आप वहां थे नहीं, मैं आपको जजमेंट की बात बता रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैं ये जजमेंट की बात बता रहा हूँ कि जज साहब ने ये लिखा है अपने जजमेंट। शेर सिंह का रोल अभी तक वो डिजाइन नहीं हुआ क्लियर। हाँ, कोर्ट के ये सामने जजमेंट में, जजमेंट हाँ जजमेंट में है कि उनको
जज मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी का इस तरह से जब मर्डर होता है या तो उनके ऊपर एक्सक्यूशन होता है व्हाटएवर, उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने वाली पार्टी आके सीधा बिल्कुल शेल्टर दे देती है। आपके साथ भी हुआ होगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी को शायद मालूम होगा कि भाई ये इसको फंसाया जा रहा, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ना तो देखिए हमारा किसी ने विरोध किया और ना किसी ने हमारा पक्ष लिया। इसका सीधा सा रीज़न ये रहा है, मेरा अपना जो मानना है, कि उनको मालूम होगा कि भाई ये है ही नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो कोई विरोध क्या करेगा या कोई जो है उसका पक्ष क्या लेगा। वो तो पक्ष लिया होगा तो उनका लिया होगा एक्चुअली जिन्होंने किया होगा उनको बचाने के लिए। तो इसलिए इस तरह की तो एक बात यहाँ पूछने को ये भी जी करता है कि तिहाड़ जैसी जेल, जब कोई बंदा उसे वो चक्रव्यूह अगर तोड़ देता है, मुझे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि आप बोलना चाहो तो आप ब्लंट बोल भी लेते हो। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर बिल्कुल मुझे ब्लंट मिले। डू यू फील दैट कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है खास करके जेल की, वो बिल्कुल खोखली है? ये बात मुझसे आज से बहुत साल पहले भी एक इंटरव्यू में पूछी थी एक न्यूज़ चैनल में। देखिए जो सुरक्षा होती है, क्या होता है कि अभी आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि दृष्टि और दृश्यम, है ना, तो उसमें बड़ा अंतर होता है। जो सुरक्षा को बनाते हैं उनकी एक अलग दृष्टि होती है, जो सुरक्षा को तोड़ते हैं उनकी एक अलग दृष्टि होती है। तो वो सुरक्षा चक्र बनाएंगे अपना, तो उसमें खामियां निकाल लेगा सामने वाला कुछ ना। ऐसा दुनिया में कोई भी सिक्योरिटी सेटअप नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, जिसके अंदर 100% और उसका फायदा अगर थोड़ा दिमाग से लगाओ तो हो सकता है कि 47 वाले भी वेट करते रह जाए और शेर सिंह जी अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। यहाँ रोकूंगा, एक वक्त हुआ अगेन एक छोटे से ब्रेक का विराम बाद अंतिम तबक्कानी बातों शेर सिंह राणा साथ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં શેરસિંહ રાણા સાથે અંતિમ તબક્કાની વાતો। इतना पॉपुलैरिटी, अब इसको पॉपुलर तो कहेंगे ही कहेंगे, कि जो आदमी ने एक हादसा ऐसा हुआ हिंदुस्तान को हिला दिया, उसमें 12 लोगों में जिनका नाम है, उसके बाद भी आदमी बाहर निकल जाता है। और जिस तरह से आपको अभी पिछले 15-20 मिनट से हमने इस शो में देखा, इससे पहले भी हम हमारी चैम्बर में बैठे थे, वहाँ पे भी बात हुई, इतना तो पक्का कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई चुनाव चिन्ह से शेर सिंह राणा जी कहीं ना कहीं उम्मीदवार तो होंगे। देखिए अभी जस्ट नाउ अभी हमारे यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में भी है। तो मैं जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ, करीब 2 महीना हुआ, मैं 2 महीने में सिर्फ 4-5 दिन घर पर रहा हूँ। अभी मैं मतलब फर्स्ट, जैसे ये दूसरा चक्कर तो मेरा गुजरात का ही है। मुझे तो, मैं बल्कि कल भावनगर में था तो वहाँ मजाक में बोल रहा था कि मुझे तो लग रहा कि मुझे गुजराती भी सीखनी पड़ेगी। गुजरात के राजपूत भाइयों का इतना प्यार मिल रहा, इतना साथ मिल रहा। अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही फेसबुक का अकाउंट बनवाया था। पहले मेरा बना हुआ था, उसमें 65-70 हज़ार फॉलोअर्स थे पेज पर, वो मैंने बंद करा के नया बनवाया। तो 4-5 दिन में ही 5,000 की वो लिस्ट पूरी होगी। उसमें अधिकतर गुजराती भाई थे। अच्छा। तो मैं उसको हटाया। मैंने कहा भाई 5,000 में से 2-3 ही, मतलब 4,000 तो 3,000 गुजराती भाई हो गए होंगे, दूसरों को भी आने दो कम से कम। हरियाणा, अच्छा हरियाणा में मैं जाता हूँ, हरियाणा में बेहद ही इंतहा मुझसे लगाव रखते हैं जो हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं जी। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो चुनाव में क्या है कि उत्तराखंड में और यूपी में है, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, एक पार्टी से मेरे को एकदम क्लियर ऑफर आई हुई है। तो लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, खुद आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपने समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। किंग मेकर बनना चाहते हैं? नहीं, किंग मेकर नहीं, इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं किंग मेकर की बात करूं, बट ये ईश्वर के हाथ में है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात आपने बात छेड़ी है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से चुनाव में एक दूसरे के प्रति आक्षेप हो रहे और जिस तरह से अभी तक के चुनाव रहे, क्या ये माहौल बदल नहीं सकता? लोग जब भी बात करते हैं
तो बोले यार ये क्या यूपी वाली हो गई यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी कुछ होता है दंगा तो लोग कहते हैं कि यूपी वाली हो गई यहाँ पे। तो ये आपको लगता है कि ये लोगों की सोच, उत्तर प्रदेश की सोच बदलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार है, या तो खुद जो वहाँ के सिटीजन्स है उनको कुछ अपने में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो असल में जो रीजनल पार्टीज़ है ना, ये इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आपको बता दूं, जो स्टेट लेवल की जो पार्टीज़ होती हैं, क्योंकि जो उनके कहिए कि जो उनके चुनाव लड़ने के तरीके हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे जो है 4-5 बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो जानबूझ के उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कराते हैं। जैसे मान लीजिए दंगे वाली प्रॉब्लम है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये सब खुद ही क्रिएट करवाई जाती हैं, जिससे कि जो है एक तरफा चुनाव हो। और जो नेशनल पार्टीज़ हैं हमारी, मतलब ये सब चीजें रोकनी चाहिए। ये जब रुकेगा तभी जाके कुछ उस प्रदेश का विकास होगा। हाँ देखिए फाइन फाइन। वहाँ पे, हाँ जी जी, मैं यहाँ रुकूंगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी रैपिड राउंड के हिसाब से चलेंगे। आपको लगता है कि आपने बोला कि जो 12 नाम, उसमें आपको गलत तरीके से और शायद उसमें फ्रेम जो है उसमें भी कहीं नहीं आ रहा है। मेरा सीधा सवाल, अगेन मैं अपेक्षा करता हूँ ब्लंट आंसर की। फूलन देवी का जो हादसा हुआ, चाहे आप इन्वॉल्व है नहीं है, लेकिन वो सही हुआ गलत हुआ, रंज है आपको? देखिए मैं इस बारे में भी आज कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। असल में अगर मेरा अब पहले मैं डिसीज़न के इंतज़ार कर रहा हूँ हाई कोर्ट से, एकदम क्लियर डिसीज़न आ जाए मेरा, तो फिर मैं दोबारा आपके बुलावे पर आऊँगा और फिर इसका जो आप चाहते हैं वही बिल्कुल खुल के इसका आंसर दूंगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। परिवार के बारे में बात बताइए थोड़ा, क्योंकि बहुत लोगों ने मतलब सीधा इसी कैरेक्टर को देखा है, इनके बारे में बहुत बात सुनी है। क्या परिवार में क्या है और उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरे फादर की तो जेल में रहते ही हुई डेथ हो गई थी। आप ये देख लीजिए कष्ट कष्ट कितना झेला होगा हमने। मेरे फादर के अंतिम संस्कार पे मैं तो जा ही नहीं पाया था, मेरा कोई भाई भी नहीं जा पाया था, तो लास्ट राइट्स मैं नहीं कर पाया, जिसका मेरे को पूरा जीवन भर ही अफसोस रहेगा। और अभी फिर मेरी मदर है, मेरे 2 भाई हैं जो कि मैरिड हैं, और मैं अनमैरिड हूँ क्योंकि अभी 2 ही महीना जेल से आया हुआ हूँ। तो आगे ईश्वर ने जो लिखा है वो होगा। अंतिम सवाल, शेर सिंह राणा के नाम से ही कई लोग आज की तारीख में भी डरते हैं, कांपते हैं, लेकिन शेर सिंह राणा को किस बात से डर लगता है? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता इसमें, लेकिन एटलीस्ट मुझे मरने से नहीं डर लगता। मुझे डर लगता है कि कोई मुझसे किसी का दिल ना टूट जाए, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सामने वाले को ऐसी कोई मेरे मुंह से बात ना निकल जाए, या कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए कि उसका दिल टूटे, या वो मेरे को बद्दुआ दे, या मुझसे नाराज़ हो। इस बात से मैं डरता हूँ। बाकी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो अटूट सत्य है और बहुत बार देख लिया हमने, बहुत बार जीवन में मैं देख चुका, बहुत करीब से। अफ़गानिस्तान में कई बार, 4-5 बार ऐसा लग गया कि आज तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ईश्वर ने बचाया और सफलतापूर्वक उनकी समाधि को वापस लेकर आए। शब्दों के स्वामी है, हेड बॉय ऐसे तो नहीं बने थे, शब्दों से ही मोहित कर लिया होगा। तो शब्दों का स्वामी होता है वो कला का भी प्रेमी होता है। तो मेरे हिसाब से कला और संगीत का भी बहुत गहरा नाता है। शेर सिंह राणा जी के जहन में बिल्कुल नजदीक हो ऐसा गाना कौन सा हम आपसे सुनना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो अभी, क्योंकि जो मेरे एज ग्रुप के हैं, जब हम छोटे थे तो मुझे तो जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा उसके फिल्म के गाने सुनना चाहेंगे थोड़ा एक? अच्छा, गाना सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे। गाना ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है कि शेर सिंह राणा के मुंह से गाना सुने। नहीं, ये ठीक है, बट आप यकीन मानिए, मेरे को आज, मैं अभी पूछ भी रहा था, आज तक मुझे लाइफ में कोई पूरा गाना याद ही नहीं हुआ। थोड़ा सा हल्का फुल्का। अच्छा, न जाने कहाँ, भूल ही गया मैं, सॉरी, अभी याद करके बता देता हूँ। न जाने कहाँ मेरा दिल खो गया, अभी तो यहीं था, अभी कहाँ खो गया, कुछ ऐसी दिल।
असल में आप न जाने मेरे। अच्छा सॉरी, अब आ गया मेरे को। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था अभी खो गया। थैंक यू वेरी मच। हम बात करने के लिए बहुत बहुत मजा